हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे और जहाँ से हमने अपना लास्ट लेक्चर फिनिश किया था वहीं से हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो बच्चों लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने एसिड यानी कि अम्ल के बारे में पढ़ा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अम्ल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था कि अम्ल वो होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे कि कुछ खाद्य पदार्थ, नींबू है, दही है, सिरका है, संतरा है। तो आप जानते हैं इन सभी का स्वाद खट्टा होता है। ठीक, तो स्वाद खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इनमें बच्चों उपस्थित होता है अम्ल। अगली चीज, नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अम्लीय पदार्थ जो होते हैं उनमें अम्ल पाए जाते हैं। और हमने यहाँ पर अलग अलग तरह के अम्ल के बारे में पढ़ा, जैसे कि कुछ हमने पढ़े प्राकृतिक अम्ल। अब ये जो प्राकृतिक अम्ल है ये फलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने कुछ अलग अलग एसिड्स के बारे में भी बात की थी, जैसे कि बच्चों हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, चलिए तो इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हमने पढ़ा था ये एसिड जो है इसका लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये एसिड जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई एसिड के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया था कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, आंवला, अनराइप मैंगो, ग्रेप्स। तो ये सारे हमारे क्या है? फ्रूट्स हैं। ठीक है, और इन सभी फ्रूट्स में पाई जाती हैं अलग अलग तरह की प्राकृतिक एसिड। ठीक, जैसे कि देख लेते हैं, जो सिरका है यानी कि विनेगर जिसे कहा जाता है, इसमें पाई जाती है एसिटिक अम्ल। एंड स्टिंग यानी कि चींटी का डंक जो है इसमें पाई जाती है फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल को बच्चों हम मेथनोइक एसिड या मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं यानी कि खट्टे फल होते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो इनमें पाए जाते हैं सिट्रिक एसिड। बात कर लेते हैं कर्ड की, यानी कि दही की। तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड। बात करते हैं स्पिनच यानी कि पालक की, तो पालक में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। वहीं पालक के अलावा अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर भी आपने महसूस किया होगा कि टमाटर का जो स्वाद है वो भी हल्का हल्का खट्टा होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि उसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं आंवला की, ठीक है, आंवला यानी कि गूसबेरी भी जिसे कहा जाता है, तो इसमें पाया जाता है बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड, और ये विटामिन सी की मात्रा में, विटामिन सी की इसमें काफी अधिक मात्रा पाई जाती है। बात करते हैं टैमरिंड की यानी कि इमली की। तो ये जो इमली है या अंगूर है बच्चों, तो इनमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल यानी कि टार्ट्रिक एसिड। ठीक, चलिए तो ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिनमें अलग अलग तरह के प्राकृतिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर आपका अच्छे से यहाँ पर रिवीजन हो गया है। फिर आगे बच्चों हमने बेस के बारे में बात की थी। बेस यानी कि क्षार जिन्हें कहा जाता है, ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अगर हम इन्हें टच करते हैं, ठीक है, यानी कि छूते हैं, तो छूने पर ये जो है साबुन जैसे फिसलनदार महसूस होते हैं। ठीक, अब ये जो क्षार है कहाँ किस किस में पाए जाते हैं? तो ये बच्चों अमोनिया में, या वॉशिंग पाउडर जो होता है, जो हमारे साबुन होते हैं, खिड़कियां साफ करने वाला जो होता है, या नाली साफ हम जिससे करते हैं, उन सभी में ये क्षार पाया जाता है। ठीक, अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स की हमने बात की थी, जैसे कि साबुन में पाया जाता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, बात करते हैं डिटर्जेंट की, तो डिटर्जेंट से हम कपड़े धोते हैं। ठीक है, तो जब डिटर्जेंट को पानी में घोला जाता है तो आप क्या महसूस करते हो कि वो कैसा है? वो भी उसका जो टच, जब हम उसको करते हैं तो टच करने पर कैसा महसूस होता है? फिसलनदार वो महसूस होता है। किस वजह से? क्योंकि उसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। बात करते हैं अलग अलग जो बेस है, वो लैब यानी कि जो हमारे स्कूल में प्रयोगशाला होती है या कॉलेजों में जो प्रयोगशाला होती हैं, लैबोरेटरीज होती हैं, उनमें पाया जाता है।
बात करते हैं सीमेंट में, तो सीमेंट में बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। बात करते हैं टूथपेस्ट की, दंत मंजन भी जिसे हम कहते हैं, तो उसमें सोडियम फ्लोराइड पाया जाता है। और जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं यानी कि खाद जो होती है उनमें अमोनिया पाया जाता है। ठीक, चलिए अब क्षार का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्षार क्या करते हैं, लिटमस पेपर पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिटमस पेपर पर बच्चों ये जो लाल लिटमस पेपर है उसको नीले में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और अगर नीला लिटमस पेपर है तो नीले लिटमस पेपर पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, चलिए तो अभी तक हम एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं और बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं और क्षार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि अम्ल के बारे में हमने क्या पढ़ा। तो अम्ल के बारे में हमने पढ़ा ये जो अम्ल है इनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, इसके अलावा लिटमस पेपर पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है कि ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम बेस की बात करते हैं यानी कि क्षार की बात करते हैं, तो ये क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो एसिड्स हैं वो खट्टे होते हैं और जो बेस हैं वो कड़वे होते हैं। वहीं लिटमस पेपर का दोनों पे हमें ध्यान रखना है कि एसिड में जो नीला लिटमस है वो लाल में परिवर्तित हो जाता है, जबकि बेस जो है उसमें लाल लिटमस जो है वो नीले में परिवर्तित हो जाता है। इतना हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था अपने पुराने यानी कि प्रीवियस लेक्चर में। चलिए फिर हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि उदासीन पदार्थों के बारे में बात कर रहे थे। अब हमने दो तरह के पदार्थ तो पढ़ लिए, जो खट्टे हैं और जो कड़वे हैं। अब एक कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो ना खट्टे होते हैं ना कड़वे होते हैं। ठीक है, उन पदार्थों को कहा जाता है उदासीन पदार्थ यानी कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब ये जो पदार्थ हैं, जैसे कि हम कहें पानी, तो पानी का तो कोई स्वाद नहीं होता, ना ये खट्टा होता है ना ही कड़वा होता है। अगर हम नमक की बात करें तो नमक का भी बच्चों ना तो नमक खट्टा होता है ना ही कड़वा होता है। अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी ना तो खट्टी होती है ना तो कड़वी होती है। यानी कि जो पदार्थ ना खट्टे होते हैं ना कड़वे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं उदासीन प्रकृति के। यानी कि जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक, चलिए तो एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। जैसे अगर हम कहें शुगर है यानी कि चीनी, टेबल सॉल्ट नमक जिसे कहा जाता है, और प्योर वाटर की हम बात करें। चलिए तो ये तो बात हो गई हमारे एसिडिक सब्सटेंसेस की, बेसिक सब्सटेंसेस की और न्यूट्रल सब्सटेंसेस की। ठीक, चलिए तो इतना पॉइंट्स तो हो गए हैं क्लियर। फिर बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इंडिकेटर्स के बारे में, यानी कि संकेतकों के बारे में, या हम कह सकते हैं इसको बच्चों, हम इसको सूचक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इंडिकेटर्स यानी कि सूचकों के बारे में। चलिए अब इंडिकेटर्स को डिफाइन कर लेते हैं। अब इंडिकेटर्स का काम क्या है, अब इंडिकेटर्स क्या करता है, हमें सूचना देता है। अब इंडिकेटर्स का काम क्या है बच्चों, हम सिंपली कह सकते हैं सूचना देना। क्या काम है, सूचना देना। अब किस बारे में ये हमें सूचना देते हैं, ये हमें सूचना देते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस है, जो भी हमारे पास पदार्थ है, उसकी क्या प्रकृति है। जैसे आपको यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। एक टेस्ट ट्यूब है हमारी टेस्ट ट्यूब ए, एक टेस्ट ट्यूब है हमारी टेस्ट ट्यूब बी, और एक है हमारी टेस्ट ट्यूब सी। ठीक है, तो ये तीनों हमारी 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब हो गई। अब आपसे कहा जाए कि आपको बताना है कि ये जो तीनों टेस्ट ट्यूब हैं, इनमें जो सॉल्यूशन है, इनमें जो सॉल्यूशन है उनका नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है। क्या वो अम्लीय प्रकृति के हैं, या वो क्षारीय प्रकृति के हैं, या वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन प्रकृति के हैं। अब हो सकता है तीनों सॉल्यूशन अम्लीय प्रकृति के हों, ये भी हो सकता है कि तीनों सॉल्यूशन क्षारीय प्रकृति के हों, और ये भी हो सकता है कि जो तीनों सॉल्यूशन है वो उदासीन प्रकृति के हों। तो आप कैसे बताएंगे इन तीनों सॉल्यूशंस में से कि कौन सा हमारा अम्लीय प्रकृति का है, कौन सा हमारा क्षारीय प्रकृति का है, कौन सा हमारा उदासीन प्रकृति का है। तो इसमें काम आता है हमारा इंडिकेटर। क्यों इंडिकेटर, क्यों, अभी तो हमने ये पढ़ा था कि एसिड का स्वाद खट्टा होता है, तो क्यों ना हम इन तीनों सॉल्यूशन को टेस्ट कर लें, और टेस्ट करके हमें पता चल जाएगा जो खट्टा होगा वो हो जाएगा हमारा एसिड, जो कड़वा होगा वो हो जाएगा बेस, और जो नमकीन होगा या ना खट्टा होगा ना कड़वा होगा वो हो जाएगा हमारा उदासीन पदार्थ।
तो क्यों ना हम टेस्ट करके बताएं इंडिकेटर्स की क्यों ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ रही है। तो इंडिकेटर्स की ज़रूरत क्यों हमें पड़ रही है, एक बार आप सोचिए। तो बच्चों इंडिकेटर्स की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि हर एक सॉल्यूशन को हम टेस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कोई सॉल्यूशन ऐसा हो जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो, है ना। अब हर एक चीज़ को हम टेस्ट थोड़ी ना करते फिरेंगे कि टेस्ट कर लिया अब बताएंगे इसका नेचर कि ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो टेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे पदार्थ ऐसे होंगे जो हमारे लिए हानिकारक होंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन पर सूचक का उपयोग करते हैं, यानी कि इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं। क्योंकि इंडिकेटर्स का उपयोग करने पर हमें कुछ चीज़ को टेस्ट थोड़ी ना करना पड़ता। क्या करना है हमें, सिंपली ये जो सॉल्यूशंस हैं इन पर हमें इंडिकेटर को डालना है और इंडिकेटर का कलर चेंज होगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। तो यही काम है इंडिकेटर का, सूचना देना, बताना हमें कि कौन सा सॉल्यूशन है, उसकी प्रकृति क्या है और कैसे ये बताता है, अपने रंग में परिवर्तन करके। ठीक है, जैसे अभी हमने एसिड और बेस में पढ़ा था कि एसिड और बेस में क्या होता है कि जो एसिड में है तो एसिड में क्या होता है बच्चों कि जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो जाता है। ठीक है, और जो बेस है उसमें लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कलर में ही तो परिवर्तन आ रहा है, यानी कि जो उसका रंग है, रंग में परिवर्तन आ रहा है, जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन का नेचर क्या है। ठीक, चलिए तो अब इन इंडिकेटर्स को ही हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि लिटमस भी हमारा क्या है, एक इंडिकेटर है। अब दो तरह के हमारे पास इंडिकेटर्स है बच्चों, एक है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक इंडिकेटर्स और दूसरे हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो कुछ हम प्राकृतिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ हम जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स को भी डिस्कस करेंगे। बस डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमें उसमें पढ़ना है और कैसे हमें उसको पढ़ना है और कहाँ हमें उसको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इंडिकेटर के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लिटमस का एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया हुआ, टर्मरिक का एग्जाम्पल यानी कि हल्दी, चाइना रोज गुड़हल का पुष्प और फिनॉल्थैलीन इंडिकेटर जो कि हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंजी बच्चों हमारे क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दोनों इंडिकेटर्स क्या हैं, सिंथेटिक। और बाकी के ये जो तीनों इंडिकेटर्स हैं ये कैसे हैं, नेचुरल। यानी कि प्राकृतिक सूचक। चलिए तो हमें यहाँ पर लिटमस की बात करनी है सबसे पहले। तो लिटमस जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था बच्चों, तो हमने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देख लिया था नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, यानी कि लिटमस के बारे में एक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जो भी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है यानी कि एक प्राकृतिक सूचक है। अब कैसे हमें ये मिलता है, तो इसको बच्चों लाइकीन से इसका निष्कर्षण किया जाता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट इसको लाइकीन से किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो रंग है वो होता है पर्पल, कहाँ पर, डिस्टिल वाटर में। ठीक, चलिए तो जब इसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, यानी कि किसी अम्ल में जब इसे डाला जाता है तो इसका रंग हो जाता है लाल, और जब इसे किसी क्षार में डाला जाता है या किसी बेस में डाला जाता है तो इसका रंग हो जाता है बच्चों नीला। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आपको इसके कलर्स को कैसे याद रखना है। आपको याद रखना है बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू, यानी कि बेस में कलर हो जाता है ब्लू। और एसिड में आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है एसिड होते हैं डेंजरस यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक, और डेंजर का कलर आपको पता है क्या होता है, रेड होता है। तो आपको ध्यान रखना है एसिड जो है वो होते हैं रेड। ठीक, चलिए इतनी बात क्लियर है कि एसिड जो है वो रेड कलर देते हैं, ठीक, और क्षार जो है वो नीला कलर देते हैं।
अब एक बात और है यहाँ पर कि जो जनरली जो हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं बच्चों, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रेड कलर के और एक होते हैं ब्लू कलर के, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है दो तरह के लिटमस पेपर पाए जाते हैं, एक लाल रंग के और एक नीले रंग के। ठीक है, अब ये जो लाल लिटमस पेपर है या नीला लिटमस पेपर है, ये तो हमने देख लिया कि एसिड के साथ ये क्या कलर देता है और बेस के साथ ये क्या कलर देता है। तो इसको आगे हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट भी करके देखेंगे। फिलहाल आप पहले ये सारे पॉइंट्स को देख लीजिए। चलिए, अब बच्चों इतने पॉइंट्स तो क्लियर है ये कि लिटमस का काम क्या है, लाइकेन से हमें प्राप्त होता है और दो कलर में ये अवेलेबल है। ठीक है, एक तो लाल कलर का और एक नीला कलर का। तो आपने स्कूल में देखा होगा जब आपको एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा, तो उस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि जो लिटमस है, ये दो तरह के लिटमस आपको मिले होंगे, एक जो है लाल पट्टी वाला और एक नीली पट्टी वाला। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग उपयोग हैं। अलग अलग उपयोग कैसे, जैसे इमेज ए और इमेज बी आपको दिख रहा है, ये वाला, इस वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो इमेज ए है और ये वाला जो इमेज बी है, तो देखो इमेज ए और बी में दो बीकर हैं और दोनों बीकर में कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये सॉल्यूशन क्या है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सॉल्यूशन है, हमने थोड़ी बनाया है। ठीक, अब हमें पता नहीं है कि सॉल्यूशन कौन सा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा जो है वो अम्लीय सॉल्यूशन है, अम्लीय विलयन है, और कौन सा जो है वो क्षारीय विलयन है। कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक एक लिटमस पेपर डाल देंगे। एक में नीला लिटमस पेपर डालेंगे और एक में लाल लिटमस पेपर डालेंगे, या बारी बारी करके एक ही सॉल्यूशन में पहले हम नीला भी डाल सकते हैं फिर लाल भी डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छे से हमें पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन की प्रकृति क्या है। फोकस करते हैं बीकर नंबर एक पर। चलिए, तो बीकर नंबर एक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई ट्रांसपेरेंट सा सॉल्यूशन है ना, पारदर्शी सॉल्यूशन हमें दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, इसमें डाला गया था बच्चों नीला लिटमस पेपर, है ना। ऊपर से पट्टी आपको कैसी दिख रही है, नीली दिख रही है ना। तो नीला लिटमस पेपर यहाँ पर डाला गया था, लेकिन सॉल्यूशन में डालने के बाद जो लिटमस पेपर है वो कैसा हो गया, लाल हो गया। यानी कि नीला लिटमस पेपर क्या हो गया, लाल हो गया। यानी कि जो ए वाला जो विलयन हमें दिया गया है वो कैसा है, वो अम्लीय प्रकृति का है, यानी कि एसिडिक नेचर का है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, यानी कि फोकस करते हैं बी वाले बीकर पर। अब बी वाले बीकर में भी कोई ट्रांसपेरेंट सा ही सॉल्यूशन है ना। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ए वाला ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था और वो एसिडिक नेचर का है, तो बी वाला भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है तो वो भी एसिडिक नेचर का होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये एसिडिक नेचर का है कि नहीं। हो सकता है एसिडिक नेचर का हो, लेकिन हो सकता है एसिडिक नेचर का ना हो। ठीक है, तो चलिए, तो चेक कैसे करेंगे बच्चों, सेम वही करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो विलयन है बी वाला, इसमें हमने डाला रेड लिटमस पेपर, है ना। जहां से वो पट्टी पकड़ी गई है, ये लिटमस पेपर की जो ये स्ट्रिप है, ये जहां से पकड़ी गई है वहां पर आपको इसका जो मेन कलर है, ओरिजिनल जो कलर था वो आपको दिखेगा, जो कि है रेड। यानी कि पहले ये रेड कलर की पट्टी हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही इसे बी वाले विलयन में डाला गया तो ये पट्टी कैसे होने लगी, नीली होने लगी। यानी इसका कलर लाल से बदल करके कैसा होने लगा, नीला होने लगा। यानी कि जब लाल से नीला, यानी कि रेड से ब्लू होता है कलर, कलर कैसे चेंज हो रहा है, ब्लू में चेंज हो रहा है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। सिंपल, वैसे आप याद भी कर सकते हैं, लाल कलर होगा तो एसिड और नीला कलर होगा तो बेस। अब नीला कलर यानी कि ऐसा कलर नहीं, अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये जो पट्टी का कलर है, पट्टी का कलर तो क्या है, रेड है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ये एसिड है, कि पट्टी का कलर तो रेड है, नहीं, पट्टी का ओरिजिनल कलर नहीं, सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या कलर आया। अगर पहले इस पट्टी का कलर लाल था और सॉल्यूशन में डालने के बाद भी इसका कलर लाल ही है, ठीक है, लाल ही है इसका कलर, तो ये बेसिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तब हो सकता है कि ये एसिडिक हो या न्यूट्रल हो, क्योंकि न्यूट्रल पे भी कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आता। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल ये ऊपर कैसा है, रेड कलर का है, लेकिन यहाँ पर ये कैसा हो गया बच्चों, नीले रंग का हो गया, यानी कि ब्लू कलर का हो गया। तो रेड से जब ब्लू में चेंज होता है तो ये हो जाता है हमारा बेस, यानी कि हम
अब जान चुके हैं ए वाला तो एसिडिक सॉल्यूशन है और बी वाला बेसिक सॉल्यूशन है। अब आप ऐसे नहीं कहेंगे कि जिस सॉल्यूशन के नीचे ए लिखा हुआ है वो एसिडिक, जिस सॉल्यूशन के नीचे बी लिखा हुआ है वो बेसिक नहीं। ये तो हमने बस ऐसे ही नेमिंग कर दी है सॉल्यूशन की, ए वाला है ये बी वाला है। हम 1 और 2 भी कर सकते थे कि पहला सॉल्यूशन 1 वाला है और दूसरा सॉल्यूशन 2 वाला है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एसिड और बेस में तो देख लिया हमने लिटमस का प्रभाव। अगर हम बात करें कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, यानी कि जैसे नमक का कोई विलयन हमें दे दिया गया है। अब हम जानते हैं जो सॉल्ट है वो कैसा नेचर का है, न्यूट्रल है, उदासीन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिया है एक बीकर। बीकर में क्या डाल दिया बच्चों, सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया। अब हमें पता नहीं है कि ये जो सॉल्यूशन है सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब पता तो नहीं है हमें ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अपने दोनों लिटमस पेपर को डाल देंगे। दोनों कौन से, एक जो हमारा ये ब्लू वाला लिटमस पेपर है, ठीक, और एक जो हमारा ये रेड वाला लिटमस पेपर है। ठीक है, दोनों लिटमस पेपर को हम यहाँ पर डाल देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी, अब आप कहेंगे कि चेंज क्या आएगा यहाँ पर, चेंज क्या आएगा। तो बच्चों जो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है इस पर, ये जो है लिटमस पेपर पर कोई भी चेंज नहीं आता। रेड वाला लिटमस रेड ही रहेगा और जो ब्लू वाला लिटमस है वो ब्लू ही रहेगा, है ना। क्योंकि चेंज तो तब आता जब सॉल्यूशन या तो एसिडिक नेचर का होता या तो बेसिक नेचर का होता। ठीक, यहाँ पर तो सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, न्यूट्रल नेचर का है। कैसा नेचर है इसका, न्यूट्रल नेचर का है। अगर हमें पता ना होता कि ये जो सॉल्यूशन है सॉल्ट का सॉल्यूशन है, तो अगर हम इसमें रेड लिटमस डालते और ब्लू लिटमस डालते तो इनका जो कलर है ऐसे ही मेंटेन रहता है, यानी कि रेड वाला रेड ही रहता, ब्लू वाला ब्लू ही रहता। तो हम क्या समझ जाते हैं कि ये जो सॉल्यूशन हमें दिया गया है कैसा सॉल्यूशन है, उदासीन प्रकृति का है। कैसा है, उदासीन प्रकृति का है। ठीक, यानी कि न्यूट्रल नेचर का है। ठीक, चलिए, तो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है कि लिटमस का यूज हमें कैसे करना है। अगर कोई सॉल्यूशन हमें दिया गया है तो उसकी प्रकृति कैसे हमें पता चलेगी, लिटमस की सहायता से। अब वो सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो या न्यूट्रल हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपका हो सकता है कि ये जो ए वाला जो हमने लिया है सॉल्यूशन, इसमें हमने ब्लू स्ट्रिप डाली है तो ये रेड हो गई। अगर हम इसमें रेड स्ट्रिप डालते तो रेड स्ट्रिप का क्या होता। तो बच्चों अगर हम इसमें रेड स्ट्रिप डालते तो रेड स्ट्रिप जो है वो रेड ही रहती। ठीक है, जो लाल अगर हम पट्टी डालते लिटमस की तो वो लाल ही रहती। ठीक, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आता। वहीं बेस में हमने लाल पट्टी डाली तो वो नीली हो गई, और अगर हम इसमें नीली पट्टी डालते तो वो नीली ही रहती बच्चों। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक, तो एसिड और बेस के कलर में आपको डिफरेंस ना हो, कोई भी डिफिकल्टी ना हो, इसीलिए यहाँ पर एसिड को देखो रेड से ही लिखा गया है और बेस को देखो यहाँ पर ब्लू से ही लिखा गया है, ताकि आपको जो है लंबे टाइम तक ये याद रहे। कलर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम हल्दी का इंडिकेटर पढ़ेंगे, फिनोल्फथैलीन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही बच्चों गुड़हल के पुष्प का जो सूचक होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पर भी हमें अलग अलग कलर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई लिटमस के बारे में। जो मेन पॉइंट्स थे, जो भी हमारे मुख्य बिंदु थे, वो हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। इससे रिलेटेड कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग सॉल्यूशन दिए हुए हैं, यानी कि कुछ अलग अलग विलयन दिए हुए हैं। अब उन विलयन को हमें बताना है कि इसका नेचर कैसा है। जैसे यहाँ पर दिया गया है बच्चों विनेगर। ठीक है, अब हम जानते हैं जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था पढ़ना, तब हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, यानी कि अम्ल के बारे में पढ़ा था। फिर विनेगर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, विनेगर यानी कि सिरका। सिरका, तो सिरके के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम वैसे देखें, हमें पता है कि ये जो विनेगर है कैसी प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि इसमें एसिड पाया जाता है। ये अंडरस्टूड है, ये हमें पता है। लेकिन
यहाँ पर हम इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे। देखो विनेगर हमने लिया, विनेगर में हमने रेड लिटमस पेपर डाला, तो रेड लिटमस पेपर कोई भी चेंज नहीं आया, नो चेंज, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। रेड लिटमस पेपर जो है रेड ही रहा, ठीक है। फिर उसमें बच्चों हमने डाला ब्लू लिटमस पेपर, तो ब्लू लिटमस पेपर पर जो है परिवर्तन आया, ब्लू लिटमस जो है रेड में परिवर्तित हो गया, ठीक। जिससे कि हमें क्या पता चला कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है ये कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक नेचर का है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का ये सॉल्यूशन है, ठीक। तो जैसे कि हमने ए बी सी तीनों सॉल्यूशन लिए हुए हैं। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, ए वाला जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल नेचर का है, बी वाला जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है, और सी वाला जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। अब आपको कैसे पता चला कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है? चलिए तो बात करते हैं बी वाले से, ठीक है। बी वाले को देखते हैं। तो बी में क्या है, एक बीकर लिया गया है, बीकर में कोई सॉल्यूशन डाला गया है। अब हमें नहीं पता कि ये जो सॉल्यूशन है ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये तो हमें पता करना है कि सॉल्यूशन क्या है, इसीलिए तो हम लिटमस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसमें डाल दिए दोनों लिटमस पेपर, यानी कि रेड वाला भी और ब्लू वाला भी, ठीक। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, आप सोचिए कि बी वाले जो ये बी वाला जो पॉइंट है, बी वाला जो सॉल्यूशन है, इसमें आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया जब हमने रेड लिटमस भी डाला और ब्लू भी डाला? चलिए, तो ऑब्जर्वेशन ये रही कि रेड लिटमस पेपर तो रेड ही रहा, लेकिन जो ये ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू वाला कैसे होने लगा, रेड सा होने लगा, ठीक है। ये जो कलर है बच्चों ये रेड कलर है, ठीक है, ये कैसा है, रेड है, ठीक। ब्लू वाला कैसे होने लगा, रेड होने लगा। तो अब आपको क्या समझ में आया, जब ब्लू वाला रेड होने लगा तो इसका मतलब क्या है, सोचिए इसे खुद से। चलिए, तो रेड तो यहाँ पर है ही और ब्लू भी रेड होने लगा, यानी कि ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हमारे सी वाले की, सी वाला जो सॉल्यूशन है। तो सेम हमने एक बीकर में सॉल्यूशन लिया है, अब हमें नहीं पता कि ये सॉल्यूशन कैसा है, क्या इसकी प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति को ही तो हमें जानना है, हमें इसके नेचर को ही तो ढूंढना है कि क्या इसका नेचर है, जिसके लिए हम लिटमस पेपर का यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, इस बीकर में दोनों लिटमस पेपर डाल दिए, यानी कि ब्लू वाला भी और रेड वाला भी, ठीक है। चलिए, तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या हमने देखा कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो तो ब्लू ही है, और जो रेड वाला लिटमस पेपर है वो भी ब्लू हो रहा है, यानी कि रेड लिटमस पेपर भी ब्लू हो रहा है और ब्लू वाला तो ब्लू ही है। तो क्या हमें इसमें समझ में आया कि क्या हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया? तो हमें यहाँ पर ये पता चला बच्चों कि ये जो सॉल्यूशन है ये होगा बेसिक नेचर का। क्यों? क्योंकि रेड लिटमस पेपर भी यहाँ पर हो रहा है ब्लू, ठीक। चलिए, चलिए, तो अब बात करते हैं ए वाले सॉल्यूशन की। अब सेम ऐसे ही हमने कंटेनर लिया या कोई बीकर लिया, इसमें भी हमने कोई सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। इसमें भी हमने दोनों लिटमस पेपर डाल दिए, रेड वाला भी और ब्लू वाला भी, ठीक है, बिल्कुल हमने दोनों लिटमस पेपर डाल दिए। अब हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन क्या किया कि रेड वाला लिटमस तो रेड ही है और ब्लू वाला ब्लू ही है। जो अब तक के जो दोनों सॉल्यूशन हमने देखे वहां पर तो क्या हो रहा था कि कोई रेड ब्लू में चेंज हो रहा था, ब्लू रेड में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बच्चों किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक। तो जहां पर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा होता वो सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, यानी कि यहाँ पर रेड लिटमस पेपर रेड ही है, ब्लू वाला ब्लू ही है, तो कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो बच्चों यहाँ पर तीनों सॉल्यूशंस के बारे में, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसके बारे में जितने भी पॉइंट्स थे वो हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, सारे पॉइंट्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए, तो ये टेबल आप देख सकते हैं जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। चलिए, तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, यानी कि दूसरा प्राकृतिक जो हमारा सूचक है, तो वो है हल्दी। चलिए, तो अब हल्दी के बारे में बात करते हैं, यानी कि
टर्मरिक के बारे में बात करते हैं। अब जो हल्दी है बच्चों, ये भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि प्राकृतिक सूचक है। अब हल्दी कैसे है? लिटमस का तो चलो हमें पता है, क्योंकि लिटमस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स भी हमने क्लास में किया है। ठीक, तो टर्मरिक से कैसे हम जान सकते हैं कि टर्मरिक भी क्या है? एक इंडिकेटर है। चलिए, तो पहले टर्मरिक का इंडिकेटर बनाते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इंडिकेटर की तरह काम करेगा। तो इंडिकेटर बनाने के लिए हमें करना क्या है? हमें क्या करना है? एक बोल लेना है। ठीक है, कोई भी बोल ले लें या कोई भी कंटेनर ले लें। अब हमें इस कंटेनर में क्या करना है बच्चों? टर्मरिक डालना है। इस कंटेनर में क्या करना है? टर्मरिक डालना है। ठीक है, यानी कि हल्दी डालना है और साथ में डालना है थोड़ा पानी, और हल्दी और पानी का एक घोल तैयार करना है। ठीक है, एक मिक्सचर तैयार करना है। ठीक है, अब क्या करना है? हमें एक ब्लॉटिंग पेपर लेना है। ब्लॉटिंग पेपर यानी कि शाही सोख्ता कागज हमें लेना है। ठीक है, एक ब्लॉटिंग पेपर इस प्रकार से हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है? इस ब्लॉटिंग पेपर पर जो हमने ये पेस्ट बनाया था, यानी कि ये जो मिक्सचर बनाया था, इस मिक्सचर को हमें क्या करना है? इस ब्लॉटिंग पेपर में पूरे तरीके से इस तरीके से लगा लेना है, और ब्लॉटिंग पेपर पर इस मिक्सचर को लगाने के बाद इस मिक्सचर को हमें सुखा लेना है। ठीक है, सिंपल। मिक्सचर को अब हमने सुखा लिया। अब सुखाने के बाद हमें क्या करना है बच्चों? इनको पतली पतली स्ट्रिप्स में काटना है। जैसे हमने लिटमस की स्ट्रिप्स देखी थी ना, लिटमस की पट्टियां देखी थी, वैसे ही हमें इसकी पट्टियां भी बनानी है। इस तरीके से इसको छोटे छोटे पट्टियों में काट देना है। ठीक है, तो अब हमारे पास लिटमस की ही तरह कुछ इस प्रकार से आ जाएगा टर्मरिक का इंडिकेटर, यानी कि हल्दी का इंडिकेटर। ठीक, इस प्रकार से। तो ये तैयार हो गया हमारा हल्दी का इंडिकेटर। तो इसे तो हम घर में भी आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं घर में भी। चलिए, तो ये तैयार हो गया हल्दी का इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर की मदद से हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी भी विलयन की प्रकृति के बारे में? जैसे कोई भी हमने सॉल्यूशन लिया, कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? चलिए, पहले आप इतना देखिए, इसे नोट कीजिए कि कैसे हम हल्दी का इंडिकेटर बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर सेम स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे हमें बनाना है हल्दी का इंडिकेटर। तो हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करने के लिए इसे आमतौर पर पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है। जैसे कि हमने बनाया था कि बोल में हल्दी ले ली और उसमें पानी डाल दिया और उसका क्या बना लिया? एक पेस्ट बना लिया। फिर उसे ब्लॉटिंग पेपर यानी कि शाही सोख्ता कागज जिसे हम कहते हैं, उस पर क्या कर देते हैं? पूरा उसको फैला देते हैं और उसकी पतली पतली पट्टियां काट देते हैं और उसको सुखा लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमें बताना है, कुछ हमारे पास ये टेस्ट सॉल्यूशंस दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि हल्दी के इंडिकेटर पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए, इससे पहले एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास कोई व्हाइट शर्ट होती है ना, स्कूल आप जाते हैं तो हमारे पास व्हाइट शर्ट सबके पास होती है, यानी कि सफेद कमीज तो सबके पास होती है। ठीक है, चलिए, तो कभी खाना खाते समय खाना भी गिर जाता है सफेद कमीज पर? बिल्कुल गिर जाता है। और सफेद कमीज पर जब खाना गिरता है तो उस पर हल्दी का दाग आ जाता है। ठीक है, हल्दी का दाग आ जाता है। ठीक, तो जब हमारी मम्मी उस शर्ट को धोती है, तो जब हम उसे डिटर्जेंट के पाउडर में डालते हैं, ठीक है, या उस पर कोई साबुन लगाते हैं, तो ये जो येलो कलर है ना, ये कैसा होने लगता है हमें? ये जो येलो कलर होता है बच्चों, ये हल्दी का जो पीला दाग हमारे कपड़ों पर होता है, ये कैसा दिखता है? रेड दिखता है। कैसा दिखता है? रेड दिखता है। ठीक है, तो रेड क्यों दिखता है ये दाग? क्योंकि बच्चों ये जो डिटर्जेंट पाउडर है या सोप है या साबुन है, ये कैसी प्रकृति का होता है? ये होता है हमारा क्षारीय प्रकृति का। अब क्षारीय प्रकृति का होने के कारण ये येलो जो दाग था हल्दी का, वो इंडिकेटर की तरह काम करता है, और वो जो पीला दाग था वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, जब तक वो
साबुन के सॉल्यूशन में रहता है या डिटर्जेंट पाउडर के सॉल्यूशन में रहता है तब तक। लेकिन जैसे ही हम उस शर्ट को साफ पानी में धो करके वापस निकालते हैं, वो दाग वापस से कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, क्योंकि अब उससे जो भी बेस था वो पूरा क्या हो जाता है बच्चों, निकल जाता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ से हम क्या समझ में आया, ये जो अभी स्टोरी हमने पढ़ी व्हाइट शर्ट की, ये जो स्टोरी हमने व्हाइट शर्ट की पढ़ी, इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो हल्दी का इंडिकेटर है, ये बेस के साथ कैसा कलर देता है, बेस के साथ देता है रेड कलर। ठीक है, और एसिड के साथ क्या कलर देता है बच्चों, एसिड के साथ ये कोई कलर नहीं देता, एसिड के साथ नो चेंज। ठीक है, एसिड पर ये कोई भी चेंज नहीं देता। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि लिटमस के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि लिटमस का जो है एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन में क्या कलर हमें दिखता है, कैसे हमें पता चलता है सॉल्यूशन के बारे में। फिर हमने पढ़ा टर्मरिक यानी कि हल्दी के सूचक के बारे में। ठीक, चलिए बाकी का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।